हरियाणा की राजनीति में खासकर आप देखेंगे कि 36 बिरादरी का बात करने का मतलब है कि उसमें जो भी कॉम्बिनेशन बनता है। हरियाणा की राजनीति में आप जानती हैं जाट जा प्रभावशाली हैं। बिल्कुल। उन्होंने लगातार जो है हरियाणा को रूल किया है। कांग्रेस ने अगर 28 जाट खड़े किए हैं, हुँ, तो बीजेपी ने भी 16 जाट कैंडिडेट खड़े किए हुँ, हैं, हुँ। क्योंकि कांग्रेस के पास जाटों का प्रभुत्व बना हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जाटों पे उन्होंने एक तरह से अपनी जो हेजेमनी, अपनी लीडरशिप बना रखी है। बीजेपी ने मेजर डिवीज़न किया कि जो उसकी वजह हिंदू से वर्सेस यस, यस, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का माइनॉरिटी की बात वो कर दी। पोलराइजेशन कर दिया। हुँ, लेकिन उससे काम चल नहीं रहा है। उसकी वजह से जो है कांग्रेस को शासन से बाहर का होना हुँ। पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर मुस्लिम अपीजमेंट का हमेशा से एलिगेशन लगता रहा। हरियाणा चुनाव में 2 बातें खूब चर्चा में हैं, एक कुमारी सैलजा और दूसरी छत्तीस बिरादरी। और कल जैसा कि हम लोगों ने हरियाणा चुनाव में कौन बने मुख्यमंत्री, इस पे अरुण चौबे जी से, जो हमारे एक्सपर्ट हैं राजनीति के, उनसे बात की थी कुमारी सैलजा पे और कौन बनेगा मुख्यमंत्री पे। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीस बिरादरी पे। तैयार हैं ना अरुण जी? वो जी, 36 जी। बिरादरियाँ क्या हैं? पूरी बातें होंगी आज। और ये कि क्यों इतना जोर दे रहे हैं भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो दोनों की दोनों इस 36 बिरादरी पे क्यों इतना जोर लगाए हुई है? देखिए पूजा जी, भारतीय राजनीति का एक कंपल्सन है। हम लोग कहते तो हैं कि इश्यूज पे लड़ाई हो रही है या और भी प्रोग्राम्स हैं उस पे लड़ाई हो रही है, लेकिन जो जो इंटरनल जो फाइट होती है या जो अंडर करंट होती है राजनीति की, वो जातियों को साधने में होती है, पोलराइजेशन पे होती है। ये विडंबना है भारतीय राजनीति की, या यूँ कहें कि इसी तरह की राजनीति हमारे यहाँ फिलहाल हम लोग देखते आए हैं। उसी का एक एक पार्ट है 36 बिरादरी। 36 बिरादरी यानी 36 जातियाँ। हुँ, 36 जातियाँ कहने में ये है कि हम जो किसी समाज में जो पूरी की पूरी समग्र हुँ, जो उसका ताना बाना है, उसको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। हरियाणा की राजनीति में खासकर आप देखेंगे कि 36 बिरादरी का बात करने का मतलब है कि उसमें जो भी कॉम्बिनेशन बनता है। हरियाणा की राजनीति में आप जानती हैं जाट जा प्रभावशाली हैं। बिल्कुल। उन्होंने लगातार जो है हरियाणा को रूल किया है। लेकिन उसके साथ भी विडंबना ये हुई कि उनकी जनसंख्या जो है 25 से 30%, 35% मैक्सिमम आती है। तो उस परसेंटेज को, जिसमें कि डिवीज़न है, हर पार्टी में उसी के लंबरदार लोग भरे पड़े हैं। तो उस डिवीज़न को बचाने के लिए आपको और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो और लोगों में बनिया आता है, ब्राह्मण आता है, दलित आता है, स्वर्णकार आता है, उसमें सिख भी आ जाता है। इन लोग सबको, और इवन मुस्लिम भी वहाँ के हैं, जो हुँ, जो आप मेवात एरिया में जाएँगी तो वहाँ मेओ मुस्लिम्स हैं, वो बहुत प्रभावशाली हैं, हुँ, या हर जगह पे उनका कुछ न कुछ एक पॉपुलेशन है। तो इन सब लोगों को एक समग्र दिखने के लिए, सेकुलर दिखने के लिए हम 36 बिरादरी की बात कर लेते हैं। हुँ, ये बड़ी पॉलिश सी, सटल सी चाल होती है। खासकर आप देखेंगे इस बार कांग्रेस जो है, कांग्रेस पूरी तरह से इस बात पे एम्फसाइज़ कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है लगातार बात कर रहे हैं, वो जहाँ भी जाते हैं 36 बिरादरी जो है कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। उसमें वो बड़े चालाकी से जानते हैं कि मुस्लिम वोट भी आ जाता है, दलित भी आ जाता है, ओबीसी भी आ जाता है। लेकिन उसकी काट जो है आपने देखा होगा कि बीजेपी ने की 2 इलेक्शंस में। हुँ। उन्होंने जो सिख बनिया, यानी जो एमएल मन खट्टर मनोहर लाल खट्टर को और खट्टर साहब को जब चीफ मिनिस्टर बनाया, हुँ, तो उन्होंने जो है जाट बिरादरी की जो हेकड़ी थी, उसकी अकड़ निकाल दी। निकाल दी, बिल्कुल। तो इस तरह से 10 साल उन्होंने उनके साथ में बनिया, यानी जो सबसे माइन्यूस्क्यूल कास्ट है, कम संख्या है, उसके साथ में ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, राजपूत सबको जोड़ के उसकी लीडरशिप में सरकार चलाई 2 टेन्योर में। इस बार उन्होंने एक गेम किया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ढाता बताने के लिए उन्होंने साहब एक हुँ, कॉम्बिनेशन निकाला कि ओबीसी का साइनी स साहब को बता बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो जो राजनीति आप जानते हैं कि समय को देखते हुए और कॉम्बिनेशन को साधते हुए चलती है। तो हुँ, 36 बिरादरी का उन लोगों ने तोड़ ये निकाला कि ओबीसी का चीफ मिनिस्टर, ओबीसी से आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मास्कट हैं मोदी जी, वो भी ओबीसी से ओबीसी आए। से आते हैं, तो इस बिल्कुल। तरीके से ओबीसी के समग्र वोट बैंक को साधते हुए उन्होंने जाति, उनका मानना है कि जाट वोट में सबसे ज़्यादा डिवीज़न होगा। हुँ, तो उसके साथ में दलित को, और बाकी मैंने जैसा कहा ब्राह्मण, बनिया, खत्री हुँ। और सारे जो कॉम्बिनेशन है, राजपूत, गुर्जर, बस, बस। सैनी, अहीर, तो वो वो सारे के सारी जी, जी, जातियों जी। को उन्होंने साधने के लिए, आपका कहना है। और हाँ, जब मैं इंटरव्यू कर भी रही थी तो हुड्डा जी ने कहा भी था कि भई हमारे साथ तो 36 बिरादरी है। लेकिन एक बात जो हरियाणा चुनाव में अरुण जी मुझे देखने को मिल रही है कि भले ही पार्टियाँ जो है वो बात कर रही हों 36 बिरादरी की, लेकिन कुछ मतलब बड़ा फैक्टर, उन्होंने 38 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे एक ही जाति के लोग
मतलब जात जात वो जो कास्ट पॉलिटिक्स है, जैसे जाट है तो दूसरी साइड से भी जाट है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आईएनएलडी का हो, चाहे वो जेजेपी का हो, या फिर ओबीसी है या दलित है, तो सारी पार्टियों ने ना कास्ट को बड़ा इम्पोर्टेंट रखा है। लेकिन जब बात आती है किसी ये कहने की कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, कहते हैं जात पात से थोड़ा अलग हट के काम तो करेंगे। इसी की बात मैं अब कह रहा हूँ। मैंने हाँ, जो अभी शुरुआत की हाँ, उसी में आप देखेंगे कि कांग्रेस ने अगर 28 जाट खड़े किए हैं तो बीजेपी ने भी 16 जाट कैंडिडेट खड़े किए हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास जाटों का प्रभुत्व बना हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जाटों पे उन्होंने एक तरह से अपनी जो हेजेमनी, अपनी लीडरशिप बना रखी है। उसकी वजह से उन्होंने जो है आपने उसका करिश्मा दिखाया भी कि हम जाट वोट को आगे रखते, जाट वोट के नेता वही हैं। अपने को आगे रखते हुए उन्होंने बाकी को अपने साथ में लिया, और मुस्लिम्स जो हैं वो 5 से 6% जो हैं वो नेचुरल एलाई हो जाते हैं। प्लस उन्होंने दलित, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनाया उसमें वो उन्होंने लोकसभा में अपनी शक्ति का परिचय दे दिया। उसी वजह से जो है आपने देखा होगा कि मैक्सिमम उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जाट नेताओं को ही टिकट दिया है। हाँ। और उसके बाद में मैं अभी देख रहा था कि 28 जाट दिए हैं, 20 ओबीसी भी दिया है। उनका खेल यही कि इसी ओबीसी पे दांव लगाया जाए और शेड्यूल कास्ट पे। तो कुछ कुछ जगहों पे वहाँ पे जहाँ कॉन्फिडेंट है वहाँ जाट को दिया है, बाकी उन्होंने ओबीसी और दलित वो लीडर्स पे दांव लगाया है। और अपने तरीके से उसी कॉम्बिनेशन के उसके साथ में पीछे जो 36 बिरादरी का जोड़ देना कि हम साहब सेकुलर तरीके से जो है आगे बढ़ रहे हैं अपनी रणनीति के साथ में बीजेपी को मात देने के लिए। तो लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने तो दूसरे तरीके से गेम खेला है। उन्होंने 24 सीटों पे ओबीसी को ही आगे जी लड़ाया जी है। जी। तो वो किस तरह से आपको क्या लगता है ये जो जाति का बंटवारा किया और दोनों ये जो 36 बिरादरी कर रहे हैं, तो कौन भारी पड़ जाएगा, देखिए कांग्रेस या ओबीसी? मैंने आपसे कहा कि जैसे कि जाट जो है, मैं डेटा देख रहा था 22 से 25% वहाँ पर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे हैं। लेकिन ओबीसी का जो नंबर है वो 32 to 35% के करीब आता है। तो ओबीसी सबसे ज़्यादा संख्या है वहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे कि दलित 22% के करीब आता है। तो ये बड़े चंक हैं जातियों के। तो ओबीसी का जो उनका मुख्यमंत्री है सैनी साहब ओबीसी के हैं, तो वो उनके साथ में जो और मैंने जैसे आपकी बात बताई कि प्राइम मिनिस्टर भी ओबीसी से आते हैं कैटेगरी से। तो इस तरह से उन लोगों ने, बीजेपी ने पूरा का पूरी तरह से जो है कोशिश की है ओबीसी अपने साथ जोड़ने की। और उनके साथ में ओबीसी वोट बैंक ऑल इंडिया में भी, लोकसभा में भी आया कि 60 to 65% ओबीसी वोट बैंक पर जो है बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। उसी लिए जो रिजर्वेशन और उसकी जो पीडीए बना, आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश में वो सब बाकी काट करने की कोशिश की गई, वो उसी वजह से किया गया था। कांग्रेस ने जो जातियों को अलग करने की जो सेंसस की बात कही, वो उस ओबीसी के बैंक के चंक को तोड़ने की कोशिश थी। लेकिन बीजेपी फिलहाल जो है ओबीसी पे कब्जा बीजेपी का सबसे ज़्यादा है। मैंने जैसे कहा 35% तक वहाँ पर ओबीसी हैं। उसके साथ में उन्होंने क्या किया है कि दलित वोट बैंक 22% के करीब दलित वोट बैंक है, तो उसको साधा है। दलित वोट बैंक पे इसलिए बीजेपी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखती है क्योंकि दलितों में भी बंटवारा हुआ है। दलित के साथ में एक मेजर अलायंस जेजेपी ने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से किया है। दूसरा जो आईएनएलडी ने जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में किया है, जिसके 37 कैंडिडेट को उन्होंने। और कांग्रेस तो खुद शैलजा कुमारी को कभी नाराज, कभी खुश, कभी मनाने में, कभी लुभाने में जुटी है, लेकिन कितना लुभा पाएंगी? जी जी जी। तो इसीलिए मैंने कहा 17 सीट शेड्यूल कास्ट की वहाँ पर है। और शैलजा का हम लोगों ने कल भी इस पर चर्चा की थी कि शैलजा जो है तकरीबन 20 सीट पे जो है उनका प्रभाव क्षेत्र बनता है। अंबाला और जहाँ से वो जीती हैं सिरसा से, 2 जगहों पे वो उनका जो इन मेजर कंस्टिट्यूंसीज को मिला के 20 तो बनता ही है। बाकी जगहों पर भी वो दलित नेता होने के नाते, महिला होने के नाते वो प्रभावशाली हैं। तो ये कॉम्बिनेशन दलित, मैंने जैसा कहा, बीजेपी और उनका बना हुआ है। उसके बाद में बीजेपी के साथ जो नेचुरल एलाइज होते हैं वो ब्राह्मण हो जाता है। इस समय ब्राह्मण जो है ज़्यादातर जो है ब्राह्मण फ्लोटिंग होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो जिसकी सत्ता आगे जाती हुई बनती हुई दिखती है उसके साथ जो है बीजेपी जो है फ्लोटिंग, उसका एक तरह से ब्राह्मण वोट बैंक फ्लोटिंग वोट बैंक है। वो उत्तर प्रदेश में भी दिखता है, जहाँ सत्ता बन जानी होती है तो उसके साथ फ्लोट कर जाता है। लेकिन ज़्यादातर वो बीजेपी के साथ में ही फिलहाल कुछ सालों से दिख रहा है। कई इलेक्शन में बनिया उनका नेचुरल एलाई है, उसके साथ में राजपूत भी जो है उनके साथ में बना हुआ है। तो इस स्थिति में जो है बीजेपी फिलहाल अपने कॉम्बिनेशन को काफ़ी मजबूत तरीके से पकड़े हुए है, अगर जाट वोटों का कई कोणों में विभाजन होता है तो। लेकिन अरुण जी, एक बात जो मैं पूरे में देख के आई
सभी जो है वो जय जवान जय किसान इसकी बातें कर रहे हैं, जय पहलवान एक नया उसमें जुड़ गया है पहलवान। फोगाट की बात होती है या फिर बजरंग पूनिया को लेके आने की बात होती है। इधर से इन्होंने फोगाट सिस्टर जो कज़न सिस्टर हैं उनको लड़ाने की बात चल रही है। इन सारी चीज़ों में आपको क्या लगता है कि जाति कितने दिन तक हमारी सोसाइटी में इसी तरह से हावी रहेगी? और जिस तरह से जाति जनगणना की बात देश जी भर में जी मांग, बिहार के बाद देश भर में मांग की जा रही है कि जाति जनगणना इस सेंसेक्स में हो जाना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। आपको लगता है क्या कि इसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी को, हमारे लोगों को, जिस तरह से ये जातियों पे वोट और सीटों पे लड़ाई करवाते हैं, वो हमारी आने वाली जनरेशन को और पॉलिटिक्स को भी इफेक्ट करती रहेगी? देखिए, आपने बहुत बड़ा सा सवाल पूछ दिया है, हाँ, बहुत राष्ट्रव्यापी सवाल पूछा है, लेकिन मैं उसको हरियाणा की राजनीति में सीमित करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, उसमें आपने अभी कहा जय जवान जय किसान जय पहलवान। जय पहलवान, तो हाँ, जय जवान की बात इसलिए आई है कि आपने देखा होगा जो जो अभी योजना जो अभी अग्निवीर योजना जो जी, जी। जारी की गई थी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसमें जो अग्निवीर योजना की वजह से जो जो सेना में जाने वाले युवा हैं, उनको लगा कि उनके जो 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 जॉब के प्रॉस्पेक्ट को कटल कर दिया गया। तो यूथ को खुश करने की कोशिश उसमें की गई कि आप हमारी तरफ से आए, हम आए तो आपको परमानेंट जॉब देंगे। इन्होंने 4 साल की बात कही, तो इस तरह से यूथ को खुश करने की कांग्रेस ने जो ये कोशिश की जय जवान के जरिए। तो लेकिन उसके बीजेपी ने उसकी काट क्या की, नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो भी जवान यहाँ से अग्निवीर में भर्ती होगा 4 साल के बाद आएगा, उसको राज्य सरकार में हम उसको कोटा दे रहे हैं। अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री हम लोन दे देंगे। तो उनको उसको इस तरह से उन्होंने काटने की कोशिश की। दूसरी जय किसान की बात, क्योंकि किसान मूवमेंट पिछले जो है उससे चली रहा है, आप देख ही रही हैं, तो फार्मर्स का मूवमेंट इतना लंबा खींच चुका है कि उसको जो है खुश करने के लिए इन लोगों ने, कांग्रेस ने जय किसान की बात की है। जय किसान में जो है आपको बड़ा मुद्दा है हरियाणा की राजनीति में, लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में उसी के साथ उसको काट करने की कोशिश की है कि हम एमएसपी देंगे 24 फसलों पे, शायद 10 के करीब फसलें हैं जिस पे वो एमएसपी दे रहे हैं, तो हम 14 और इंक्लूड कर देते हैं। उन्होंने उसको काटने की कोशिश की है कि हम 24 फसलों पे आपको एमएसपी दे देंगे। तो 2 इशू हो गए, इस तरह से उन्होंने काट निकाल ली। तीसरा इशू है जो जय पहलवान, जाहिर सी बात है जो पहलवानों का जो इशू हुआ था, महिला पहलवानों का शोषण, बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगे थे, केस अभी भी पेंडिंग है। उस तरीके से उन्होंने महिलाओं और जाट कम्युनिटी को ही अपने साथ पूरी तरह से साधने की कोशिश की थी। वो भी जाट के ही साथ है, वो महिला भी जाट पहलवान है। तो पूरे के पूरे ये इमोशनल इशू था और इसके साथ महिलाओं का इशू था। उसमें दिखाया गया कि साहब केंद्र सरकार जो है महिला जैसे इस तरह से जो संवेदनशील मुद्दे हैं इसको भी इग्नोर कर रही है। इस तरीके से उन्होंने एक साइकोलॉजिकल मुद्दा बनाया, जो कि ऐसा नहीं, उसका असर भी है। तो ये तीनों बहुत प्रखर मुद्दे थे। बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी प्लस उनके जो कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी दम्भ में शासन कर रही है, जिसकी बात राहुल गांधी करते रहते हैं, तो उस दम्भ को तोड़ने के लिए भी ये एक जबरदस्त सटल सा जो है पॉलिटिकल मूव आप कह सकती हैं। जी। फिर वापस लौटते हैं अपनी छत्तीस बिरादरी पर। चलते चलते मुझे लगता है कि दर्शक भी समझ रहे होंगे कि हम लोग जो है भटक गए हैं अपनी बातचीत के बीच में। ये जो छत्तीस बिरादरी की बातें हो रही हैं, ये मुद्दा उठता बार बार क्यों है? क्या ये सिर्फ, आपने ये तो बता दिया कि साधने के लिए, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इसको सिर्फ मुहावरा कहते हैं। इस पे थोड़ा अगर आप प्रकाश देखिए, डाल पाएं मुहावरा हम जब उस मामले को पोह करते हैं कि यानी उसको हम किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम थोड़ा सा मतलब एक आदर्श स्तर पर राजनीति की बात करते हैं, तो हम इसको निगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीछे मैंने कहा ना कि जो अंडर करंट क्या है, वो किसी भी सोसाइटी में, हम यूएस इलेक्शन की भी बात हो रहे हैं तो ऐसा नहीं, वहाँ पोलराइजेशन की बात नहीं हो रही है, वहाँ भी पोलराइजेशन हो रहा है। तो हमारे यहाँ राजनीति क्या ये यथार्थ है। हम भले कहें बिहार में जाति पर ही चुनाव होता है, लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति में देख लीजिए, वहाँ पे भी जो बैकवर्ड यानी ओबीसी और शेड्यूल कास्ट इसकी बात होती है, वहाँ पर भी, और हिंदू और द्रविड़ की बात होती है। तो ऐसा नहीं है, ये राजनीति की एक रियलिटी है जिसको हम साहब आप कहें कि हम
डेवलपमेंट प्लान के ऊपर लड़ेंगे, लेकिन पीछे बात वही आ जाती है। तो ये एक स्टार्क रियलिटी हमारे यहाँ की राजनीतिक सच्चाई है, जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात अपने जाति के साथ जुड़ी, जाति जनगणना की बात इस समय करना जो है रिग्रेसिव है, यानी हम अपने को पीछे मुड़ के पीछे के कदमों से चल रहे हैं, जबकि आने वाले समय में हमें डेवलपमेंट इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात, ये आदर्श स्थिति है। लेकिन हम फिर भी जो है जाति गणना की, क्यों मैंने कहा ना आपसे, जो सबसे बड़ा वोटर्स का चंक है उस पर अगर मैंने कब्जा कर रखा है, आपको राजनीति करनी है मुझसे, तो आप इस चंक को तोड़ेंगी। तोड़ने के लिए क्या है कि आपने कहा कि सभी जातियों को डिवाइड करो। बीजेपी ने मेजर डिवीजन किया कि जो उसकी वजह से यस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का वो पोलराइजेशन कर दिया, लेकिन उससे काम चल नहीं रहा है। उसकी वजह से जो है कांग्रेस को शासन से बाहर का होना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर मुस्लिम अपीजमेंट का हमेशा से एलिगेशन लगता रहा। और इधर जो है अगर ये जो मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे अखिलेश यादव है, पीडीए की बात क्यों करते हैं, पिछला दलित और अल्पसंख्यक या अगड़ा की बात कुछ भी वो किस तरह से मोल्ड कर देते हैं, उनको भी वही करना पड़ा। एक जाति, दो जाति या एक सेगमेंट के भरोसे आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। इस वजह से भारतीय राजनीति का कंपल्सन है, जिसकी आड़ में आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। लेकिन चलते चलते मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि छत्तीस बिरादरी की बात सिर्फ भारत में भी नहीं होती, पाकिस्तान में भी होती है, और ये पंजाब का जो पूरा क्षेत्र है उसको जोड़ के ये छत्तीस बिरादरी की बात होती है, और पंजाब उसमें मुख्य रोल अदा करता है। ये मेडिवल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। मेडिवल कॉन्सेप्ट ये था कि जब जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन लोगों ने झगड़ा किया, तो यहाँ का जो 36 क्लैंस थे या 37 की भी बात आती है, ये छोटी छोटी जो रजवाड़े थे, इस नॉर्थ इंडिया में जो रजवाड़े थे सब एक होके लड़े उनसे, देखा जाए तो वो प्रोटेस्ट एक साथ हो जाते थे। ये क्लैंस जो थे, डिफरेंट रूलिंग क्लैंस, इनकी बात आती है, जो कि हर समाज में इस समय हरियाणा की, पंजाब अगर उधर आधा पंजाब उधर पाकिस्तान में चला गया, तो जाहिर सी बात था, यही रीजन एक ही था, तो वो उधर पंजाब से हरियाणा बना 60s में, तो इसलिए हम उसको रिलेट कर सकते हैं इजीली। जी, ऐसे ही छत्तीस बिरादरी की आज हमने बात की। हमने इससे पहले सैलजा कुमारी पे बात की थी, जिसको कि आप देख सकते हैं हमारे लिंक में, हम आपके लिए उसको लगाएंगे फिर से। ऐसे ही कोई हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई कोई बात जाननी हो, जम्मू कश्मीर में अभी 1 तारीख को और चुनाव होने हैं, उससे जुड़ा हुआ कुछ भी आपको जानना हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर लिखें, और देखते रहें India.com। धन्यवाद।